रहीम। इस वीडियो में हम 9th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, हम उसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम तकरीबन हाफ जो चैप्टर है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो वर्ड बायोलॉजी है इसकी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी को देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी के नॉलेज के बाद, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को, उसके नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को भी देखेंगे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। हम बायोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप और मुस्लिम साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के लिए, उसको भी इसी टॉपिक के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। बायोलॉजी जो वर्ड है वो असल में दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज बायोलॉजी एंड द सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज बायो एंड द सेकंड वन इज लॉजी। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस या लॉजी का मतलब है थॉट, रीजनिंग या फिर स्टडी। तो हम सिंपल वर्ड के अंदर कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोलॉजी की जो है उसको वो हेल्प कर रही है नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। और नेचर की अंडरस्टैंडिंग असल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंडरस्टैंडिंग है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो हम उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और बाकी तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं, हमें हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, फूड और एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़। इनको सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजी का डिसिप्लिन यूज़ कर सकते हैं। जब हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में पता चलता है तो हम उनको अपने मुताबिक, अपने यूज़ के मुताबिक उनको आगे लेके चल सकते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो पहली एग्जांपल है मेडिसिन या ड्रग्स। बहुत से प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स है मेडिसिन का। इसके एग्जांपल कैफीन है, ये हमें प्लांट से हासिल होती है। इसके अलावा एक और हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम पेनिसिलिन है, जो फंगाई की मदद से हमारे पास आती है और जो क्योर करने में हेल्प आउट करती है हमें बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टाइफाइड वगैरह को। इसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर भी बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसा कि हमें पता है कि एनवायरनमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाटर है। तो वाटर की एक ख़ास तरह की क्वालिटी है। अगर किसी वजह से वाटर की वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है ड्यू टू सम काइंड ऑफ कंटेमिनेशन या पोल्यूटेंट्स, तो उसकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है, जिसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। तो उस वाटर पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए, जो एक बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट में इशू है हमारे पास, सॉलिड वेस्ट है एक बहुत बड़ा, उसको ख़त्म करने के लिए हम फंगाई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने 3 डिवीजन्स में रखा हुआ है। सबसे पहली जो हमारे पास डिवीजन है उसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, डेट इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक। दूसरी हमारे पास डिवीजन जो है उसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। ऐसी डिवीजन जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड zoology। ठीक है। अच्छा, थर्ड में हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ती है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, जो आम आँख से नज़र नहीं आ रहे। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को जो डील कर रही है बायोलॉजी की डिवीजन, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जिस तरह हम जानते हैं कि साइंस का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम पूरे साइंस के नॉलेज के ऊपर अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो हमने साइंस के नॉलेज को मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया
ताकि हम उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें, हम उसको यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी इन सारे डिसिप्लिन्स के अंदर हमने साइंस को डिवाइड कर दिया। अब बायोलॉजी की अगर हम सिर्फ बात करें तो बायोलॉजी वो बज़ाते खुद भी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। जैसे हमने डिवीजन्स में देखा है कि उसके अंदर हम प्लांट्स भी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी कर रहे हैं, हम उसमें एनिमल्स को भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। तो हम सारे बायोलॉजी को भी कवर अप नहीं कर सकते। इसलिए हमने बायोलॉजी को मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि बायोलॉजी को समझना आसान हो सके और हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। तो जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जब हम डील करते हैं, उसका साइज क्या है, शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। दूसरी ब्रांच हमारे पास एनाटॉमी है। एनाटॉमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को डील करते हैं कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से मिलके बने हुए हैं, वो क्या क्या उनके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ये सारा कुछ हम एनाटॉमी के अंदर डील करते हैं। थर्ड ब्रांच हमारे पास सेल बायोलॉजी है। सेल या ऑर्गेनेलीज जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं और इनके फंक्शंस को भी देखते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल्स और ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, प्लस हम सेल की डिवीजन को भी देख रहे हैं कि एक सेल जो है वो आगे कैसे डिवाइड हो रहा है, किन स्टेजेस से गुजर रहा है, जिसको हम सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। वो सारा कुछ भी हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास हिस्टोलॉजी। मुख्तलिफ तरह के सेल्स या सेम तरह के सेल्स एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर एक ग्रुप ऑफ सेल जो एक तरह के सेल्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के सेल्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है और एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हम उसको टिश्यू बोलते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे लेवल पे इन टिश्यूज़ की स्टडी करें तो इस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत ज़्यादा टाइप्स हमारे पास टिश्यूज़ की मौजूद हैं जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्व टिश्यूज़ और मसल्स टिश्यूज़ वगैरह सरफेरेस्ट हैं। उसके बाद ब्रांच है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं जिन ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जैसे इम्यून सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम्स की इनके अंदर कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारा कुछ हम फिजियोलॉजी के अंदर डील करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि जीन्स का रोल क्या है इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का या कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट हो जाना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल किसी एक जनरेशन की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, आईज का कलर, बालों का रंग, उनकी नेचर, वो अगली जनरेशन के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रही है उसकी स्टडी और जीन्स की स्टडी, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की ब्रांच है। इसके बाद है जी एम्ब्रियोलॉजी। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक नया सेल बनता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। उस एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो वो सारी स्टेजेस जिससे गुजर के एक एम्ब्रियो एक इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उन सारी स्टेजेस को स्टडी करना इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है जी टेक्सोनॉमी। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी और मुख्तलिफ किस्म की लाइफ फॉर्म्स की। हम अगर उन सबको एक-एक करके पढ़ना शुरू कर दें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होगी और ना हम उसके ऊपर उनको मुकम्मल स्टडी कर सकते हैं। तो हमने अपनी आसानी के लिए ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड कर दिया है, उनको क्लासिफ़ाई कर दिया है ग्रुप्स और सब ग्रुप के अंदर। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफ़िकेशन के साथ डील करती है, जो ऑर्गेनिज़्म के लिए हम उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल बाक़ियात होते हैं एक्सटेंट स्पीशी का। एक्सटेंट स्पीशी का मतलब होता है वो वाली स्पीशीज़ जो अब ज़मीन पे मौजूद नहीं है, वो नापैद हो चुकी हैं, अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उनके नए ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं हो सकते, वो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, उनको एक्सटेंट स्पीशी बोला जाता है। हम उन एक्सटेंट स्पीशीज़ के बाक़ियात जिनको हम फॉसिल्स बोल रहे हैं, उनकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं।
जिस तरह हम डायनासोर्स की अगर हमें वाक़यात मिलती हैं तो हम उनको स्टडी करके देखते हैं कि वो ये जो उनकी बोन है या कोई भी चीज़ जो हमें मिलती है ये कितनी पुरानी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो किस तरह से काम कर रही थी, ये सारी स्टडी हम पैलेंटोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। कोई भी चीज़ जो हमारे अराउंड है, जो हमें सराउंड कर रही है, उसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उनका अपने माहौल के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उनकी इंटरेक्शन कैसी है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को डील करती है, डेट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो वर्ड सोशल या सोसाइटी से निकला है। एनिमल्स जिस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, जो उनका सोशल बिहेवियर होता है एनिमल्स का, हम उसको सोशियो बायोलॉजी के अंदर डील करते हैं। आपको पता है कि किस तरह जो एनिमल्स आपस में मिलके रहते हैं, यही चीज़ें होती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको मिल के रहने पे मजबूर करती हैं, जो सोसाइटी को फॉर्म करती हैं, सोसाइटी फॉर्मेशन में हेल्प देती हैं। इसके बाद है जी पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी को देखने से पहले हम देखते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड, शेल्टर वगैरह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, वो इंसान से खून लेता है, यानी कि फूड ले रहा है वो इंसान से ब्लड की फॉर्म में, और वो बदले में मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ दे रहा है, फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू वगैरह। तो हम उन ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड्स के अंदर बात की थी कि हम बायोलॉजी के डिसिप्लिन को यूज़ करते हैं इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। तो हम उसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प लेते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लेते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से चेंज करते हैं, इस तरह से उनको चेंज करते हैं, उनके जीन्स के अंदर चेंजिंग इस तरह से करते हैं जिनसे हम नई सब्सटेंसेस बना लेते हैं जो वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं, जिनसे इंसानियत को फ़ायदा होता है। इसके बाद बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से आप याद रखें, हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है जो मुख्तलिफ डिजीज़ के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उस इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स जो पाए जाते हैं, उन सारे इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स, उनके ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ड्रग्स को स्टडी कर रहे हैं और उसका ह्यूमन सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट को देख रहे हैं, उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास लास्ट बायोलॉजी की ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ उनके डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और अमीनो एसिड्स वगैरह। तो इन सब की स्टडी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं और बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोलॉजी का मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के साथ रिलेशनशिप्स क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स नाम से जाहिर कर रही है कि इसके अंदर बायो भी है और फिजिक्स भी, यानी कि हम फिजिकल फिनोमिना को, फिजिकल जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको समझने के लिए। जैसे हम देखें कि फिजिक्स के अंदर जो काम लीवर कर रहा होता है, वही एनिमल्स के अंदर काम लेंस कर रही होती हैं। सेकेंड हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री को। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त हज़ारों बल्कि लाखों किस्म के रिएक्शन हो रहे होते हैं। उन रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म्स बोलते हैं। ये प्लांट्स में भी हो रहे होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेसिस के अंदर वो वाले मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की फॉर्म में भी होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। इन सब की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास बायोमेट्री। बायोमेट्री का दूसरा नाम बायोमैथमेटिक्स भी है।
यानी कि हम मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि इस साल डेंगू से कितनी अमवात हुई और उसके अंदर कितने लोग ऐसे थे जिनकी एज जो थी वो 15 ईयर्स से कम थी। तो हम डेटा कलेक्शन करेंगे, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का विज़िट करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, फिर हम उनको एनालाइज करेंगे। तो हम प्रॉब्लम तो बायोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस हम रिलेशनशिप को बायोमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायो जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब, जियो का मतलब अर्थ होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है और ग्राफी का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझने। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर वगैरह। वो हमारे सब ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिक्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। तो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज़ रहती हैं, तो इनकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। लास्ट में हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो है बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम बायोलॉजिकल जो हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहे हैं। जैसे हम किसी भी क्रॉप के अंदर देखें कि हमें इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें इसमें लॉस कितना हुआ, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी। तो ये रिलेशनशिप बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसके अलावा एक टॉपिक जो था उसमें कुरान एंड बायोलॉजी से रिलेटेड था, उसके अंदर आयात हैं जो एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिन्स लिखे हुए थे, जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिन्स लिखे हुए थे, जिसके अंदर फिशरीज वगैरह, मेडिसन, मेडिकल और ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। इनके नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसको ले सकते हैं। उनके अंदर जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं उनको वहाँ पे नोट डाउन किया गया है। तो आगे हम जो टॉपिक है हमारे पास, तो मुस्लिम साइंटिस्ट का है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दी थी बायोलॉजी के अंदर। फर्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान में पैदा हुए थे। ईरान के बाद वो मूव कर गए थे इराक की तरफ। वहाँ पे उन्होंने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें जो बायोलॉजी या केमिस्ट्री की फील्ड में इन्होंने दी हैं, तो इन्होंने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी केमिस्ट्री के अंदर। अगर कहा जाए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो बनाने वाले थे वो जाबिर बिन हयान थे और इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सा काम है। इनमें इनकी दो इम्पोर्टेंट बुक्स भी इसमें शामिल हैं, जिसका नाम अल नबातात और अल हैवान है। नबातात का मतलब प्लांट से रिलेटेड है या प्लांट्स है, और हैवान जो है वो जानवरों से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट हैं अब्दुल मुल्क अस्माइल। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल के साथ स्टडी किया था। इनकी 4 बुक्स के नाम आपकी किताब में लिखे हुए हैं। फर्स्ट अल अबील, जिसका मतलब कैमल है, यानी कि ये कैमल के ऊपर बुक लिखी हुई है। उसके बाद अल खैल जो हॉर्स के ऊपर है। अल वहूश जो एनिमल्स, ओवरऑल एनिमल्स के ऊपर है। और लास्ट में है खलकल इंसान जो क्रिएशन ऑफ इंसान, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन के बारे में है। लास्ट हमारे पास बू अली सीना है। ये फाउंडर ऑफ मेडिसन है। इनको वेस्ट में एवेसिना के नाम से जाना जाता है। ये फिलोसफर भी थे, ये पोइट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। इनकी बहुत ही फेमस किताब जिसका नाम अल कानून फी अल तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन है, ये यूरोप में बहुत मशहूर है। और इनफैक्ट अभी तक जो है उनके सिलेबस का, उनके कोर्स का हिस्सा रही है। मेडिसिन के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई जाती रही है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, और इस वीडियो को शेयर करें। और आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।